आ गए। देखो कितनी जल्दी वीडियो चलाई है ये देखने के लिए कि कितने पैसे कमाती है ये। बता रही हूँ, सब्र करो, बता रही हूँ मैं। पैसों की बात आ जाए फटाफट फटाफट सब कुछ करने के लिए 2 सेकंड के अंदर आते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आई एम नॉट अमेजिंग क्योंकि मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं और धूप नहीं आ रही और मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब बहुत ज़्यादा। 24 घंटे बारिश होती है। उसके बाद में सेकेंड चीज़ की वजह से जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ वो ये है कि मेरे यहाँ कोई दिवाली पार्टी नहीं हो रही। मैं किसी दिवाली पार्टी का कोई पार्ट नहीं हूँ मैं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कोई ऐसी पार्टी नहीं कर पा रही हूँ जिसके अंदर सब लोग आजकल पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि मेरा कोई इंडियन दोस्त ही नहीं है यहाँ पे, मतलब एक दो हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते, वो दूर रहते हैं। और फिर वैसे तो मैं इस फैक्ट से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्होंने जो जर्मन एम्बेसी है ना उसने बिल्कुल छांट छांट के इंडियन भेजे हैं यहाँ पे। पता नहीं कैसे से अजीब है कुछ लोग, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है मेरा। लाइफ के अंदर इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया था मेरे थे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन समझ रहे हो ना, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। अब करते हैं तो ड्रामा करते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर। जो बात सच है वो तो सच ही है। अब मेरे को आप देख लो, मेरा तो नेचर वैसे भी इतना अच्छा है, मैं तो सबसे बात कर लेती हूँ, ऑफेंड भी नहीं होती मैं। तो अब कुछ लोग जो है वो नहीं है सही, तो मेरे को तो अच्छा फील नहीं हो रहा है कि सब लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे फेस्टिवल सीज़न। मेरे यहाँ पर तो कोई फेस्टिवल सीज़न कुछ है ही नहीं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि अक्टूबर नवंबर चल रहा है। एनीवेज, हम कोई बात नहीं, हम कमाएंगे पैसे, हम करेंगे काम। मैं तो भूल ही गई, आप भी तो इसी चक्कर में यहाँ पे आए हो अभी, पैसों के चक्कर में। पैसों की बात करनी है तो ना इंटरेस्ट आता है सबको कि कितने पैसे कमाती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या कैसे रहती है। कर रहे हैं आज मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगी, सुन लेना, अपनी संतुष्टि कर लेना दिमाग में, ठीक है। एनीवेज, अब हम सीरियस हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं बहुत सारी चीज़ आपको बताने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जनरल आइडिया है इकोनॉमी के बारे में, कितना आप हायर एजुकेशन के बाद में सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना आप हाउस बिल्डिंग के टाइम पे या फिर विदाउट अ वेरी हाई क्वालिफिकेशन कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं दोनों कवर करूँगी इसके अंदर। उसके बाद में ग्रोस इनकम और नेट इनकम में कितना फ़र्क आ जाता है, कितने टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, क्या सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पे करना पड़ता है, कौन कौन से डिमांडेड सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है प्लस सैलरी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है बट इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें आज इसके अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। और इन दी एंड अपने बारे में भी कि मैं कितना कमाती हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जानना चाहते हैं, स्पेशली मेरे रिलेटिव्स। उनको बता दो, मैं कुछ खराब थोड़ा ना बोला, मैं तो नॉर्मली बोला, होती है उनको क्यूरोसिटी, होती है, होनी भी चाहिए, सबको होती है, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि मैं सारी जो इनकम इसके अंदर बताने वाली हूँ वो सारे ग्रोस इनकम होंगी। ग्रोस इनकम का मतलब होता है बिफोर टैक्सेस। जहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँ नेट इनकम, इसका मतलब है आफ्टर टैक्सेस। अदरवाइज अगर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ग्रोस के अंदर बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव अ जनरल आइडिया अबाउट इकोनॉमी, कि यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के अंडर या फिर बहुत ज़्यादा पुअर लोग कौन होते हैं। सिंगल इंडिविजुअल अगर यहाँ पे कोई 1200 यूरो से कम कमा रहा है नेट पर मंथ, तो वो अंडर पॉवर्टी लाइन आता है। उसके बाद में यहाँ पे मिड लेवल एवरेज लगा लो, जिसके अंदर आप एक डिसेंट जिंदगी आराम से अच्छे से जी सकते हो, वो आपकी आएगी 45,000 से 50,000 यूरोज के बीच में। और उसके बाद हम आते हैं टॉप लेवल पे। तो टॉप 1% अर्नर्स हैं जो जर्मनी के, वो मोर देन 2,50,000 यूरोज ग्रोस पर एनम कमाते हैं। मैं लैक्स के अंदर बता रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। और टॉप 15% जो 70,000 यूरोज से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। ये सारी जो कैलकुलेशन मैंने बताई है ये एज अ सिंगल इंडिविजुअल बताइए, क्योंकि आप अगर फैमिली पर्सन हो या आपके किड्स वगैरह हैं तो फिर आपका जो सिनेरियो होता है सैलरी कैलकुलेट करने का वो डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। अब सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी एक इंसान की जो सैलरी होती है वो दूसरे इंसान से अलग हो सकती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर तो यही है कि आपकी एजुकेशन क्या है। अब आपका एजुकेशन स्टेटस डिफाइन करता है ये चीज़ कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपने बैचलर्स की है, मास्टर्स करी है, PhD करी है, या फिर कोई भी एजुकेशन नहीं करी है, डायरेक्ट आप 12th के बाद में आ रहे हो। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ होती है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। अगर मैंने मैनेजमेंट के अंदर काम किया है उसके बाद में जाके मैं मान लो आर्किटेक्चर के अंदर काम कर रही हूँ तो वो एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं होगा। फिर आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज स्किल्स हैं, आप कितनी रेलिवेंट लैंग्वेजेस जो है वो बोल सकते हो। अगर मैं सिर्फ जर्मन में बात करती हूँ मेरा हो सकता है कि सैलरी डिफरेंट हो, अगर मैं जर्मन इंग्लिश दोनों में बात करती हूँ तो मैं अपना इस बेसिस पे भी नेगोशिएट कर सकती हूँ सैलरी। और अगर मैं मोर देन फ्रेंच में भी बात करती हूँ तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
आप, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकते हो, तो फिर इस चीज़ से भी आपकी ये सैलरी पे जो इम्पैक्ट आ सकता है। फिर एक और एस्पेक्ट है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री के अंदर जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिसके अंदर आप जितनी सेम पढ़ाई करते हो, आप मास्टर्स इस वाले प्रोफेशन में भी कर रहे हो, मास्टर्स इस वाले प्रोफेशन में भी कर रहे हो, बट इसमें ज़्यादा डिमांड है और इसके अंदर ज़्यादा हाई पेड सैलरीज हैं और इसके अंदर लो पेड सैलरीज हैं। तो फिर ये भी डिफर करता है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। फिर लास्ट पॉइंट ये है कि कभी कभी टाइम बेस्ड जॉब पोजीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आप जर्मनी के अंदर अभी करंटली देखो तो मोर देन 60% 70% ऑफ डॉक्टर्स पोजीशंस जो हैं वो 45 अबव एज के लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। जिसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम के अंदर ये गैप जो है, एज गैप की वजह से डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ऑफ कोर्स अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो तो आपकी सैलरी पे ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है। ये जैसे कि एक एग्जांपल था, ऐसे आई एम श्योर बहुत सारी ऐसे करंट फील्ड्स हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम अभी भी है कि उसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई नहीं है, तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोप है नेगोशिएट करने का। फिर हम बात करेंगे थर्ड चीज़ के बारे में, जो कि है हम सैलरी ब्रेक डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वो लोग जो 10th 12th के बाद में यहाँ पे डायरेक्टली आ रहे हैं, वो कितना सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो कुछ लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए, मतलब कि जो स्किल्ड प्रोफेशंस होते हैं या फिर जिसके अंदर आपको, जैसे अगर आप बाई चांस किसी भी रीज़न की वजह से आपने कोई साइड जॉब ली हो, फिर आपने उसको फुल टाइम बना दिया काम करने के लिए, तो आप कितनी सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है अभी चल रहा है वो है 12.4 और जनवरी के अंदर ये इंक्रीज़ होके 2025 में 12.8 हो जाएगा। तो करंट सैलरी अगर आप 40 घंटे एक हफ्ते के अंदर काम करो तो आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 2150 यूरोज़ होगी ही होगी। ग्रोस बता रही हूँ, पर मंथ आप इतना कमा सकते हो। और जैसे इसके अंदर प्रोफेशंस कौन कौन से आ गए, इसके अंदर आ गए वेट्रेस, क्लीनर, शॉप असिस्टेंट्स। और इन वाली जो फील्ड है, इन सब फील्ड के अंदर भी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं माना जाता। तो ये मत सोचना मतलब कि आपको एम्बैरस फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी काम करो। कभी कभी सर्कमस्टांसिस होते हैं ऐसे, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो इसमें आपका क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही होगा ना। तो आप ये सब चीज़ें मत सोचना। मैं बस आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, उसके लिए हम लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है। और कुछ लोगों की इसमें कोई गलती नहीं होती, अगर वो नहीं पढ़ पाए तो आपको अशेम्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस फील्ड के अंदर जो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको पढ़ाई नहीं मांगी जाती बट फिर भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, तो वो मैं बोलूँगी कि वो प्रोफेशंस हैं प्लम्बर्स, फिटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आप ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, लॉबी ड्राइवर्स, बिग जो ट्रक्स होते हैं उनके ड्राइवर्स, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर्स, कैबिनेट मेकर्स और इलेक्ट्रीशियंस। ये सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आपकी में ऐसी कोई स्किल है या फिर आप ये सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करके इस फील्ड के अंदर काम कर सकते हो। अब हम बात करेंगे वो लोग जो कि बैचलर्स या फिर मास्टर्स कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एज अ फ्रेशर अगर उनकी एवरेज सैलरी देखी जाए तो वो हो सकती है 45,000 से 50,000 यूरोज़ के बीच में पर एनम ग्रोस सैलरी है ये। और अगर आपके पास 3 से 4 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उस फील्ड के अंदर तो आप अपनी सैलरी 60,000 से 70,000 जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोर्थ या फिफ्थ, हमारा फिफ्थ टॉपिक है कि डिमांडेड सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। और डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसके अंदर डिमांड भी ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, ये मेरी कंपनी के अंदर खुद हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारे ऐसे कंपनी एग्जीक्यूटिव को हायर करना चाहते हैं जिनकी सैलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर वो लोग आते हैं जो कि बड़े लेवल पे, बड़े हाई लेवल मैनेजमेंट पे लीडरशिप रोल्स कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो कि आपके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है और आप इंडिया से यहाँ पे अगर डायरेक्ट वर्क परमिट में आना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। फिर सेकंड चीज़ हो गई आपका मेडिसिन प्रोफेशनल्स। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि यहाँ पे मेडिसिन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है। उसके अंदर आपके डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग हो गई और आपकी यहाँ पे सैलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा खुद का एक फ्रेंड है जिसके पास 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और वो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करता है। ऑफकोर्स उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है तो वो महीने के 11,000 से 15,000 यूरो कमाता है।
तो आप सोच सकते हो कि इनकी सैलरी कितनी अच्छी होती है। फिर हम बात करेंगे आईटी प्रोफेशनल्स। आईटी प्रोफेशनल्स के अंदर आईटी पीपल, कंप्यूटर साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट, ये सारे लोग आ जाते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि हर एक लड़का जो होता है वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा होता है, कंप्यूटर साइंस वगैरह के अंदर जा रहा होता है। यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे कम लोग हैं। ऊपर से इसके अंदर इंग्लिश जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हो और आप सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हो तो ये आपके लिए है। फिर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के अंदर आपको एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है, क्योंकि आपको पता ही है कि मर्सिडीज, BMW, पोर्शे, फोक्सवागन, ये सारी जो जर्मन कार्स हैं, और जर्मन कार्स का आपको पता ही है कि ब्रांड वैल्यू कितनी है वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब पोजीशंस जो हैं इन्हीं फील्ड के अंदर अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये किसी ने मुझसे आज पूछा भी था और मैंने उनको ये बोला था कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट चॉइस है यहाँ पे। अगर आप फाइनेंस फील्ड के अंदर आना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जॉब पोजीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि उसकी वैल्यू की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे PhD कर रहे हैं फ्री में स्कॉलरशिप के बेसिस पे। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं, तो आप प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़रूर सर्च करें। फिर है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट सेविंग वगैरह इन सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर आप सुपरमार्केट के अंदर भी जाओगे तो हर चीज़ के अंदर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होता है आपके पास में। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, ग्लास क्लीनर से लेके पता नहीं कहाँ तक हर चीज़ बायो, हर चीज़ इको फ्रेंडली। तो यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, जिसकी वजह से ये जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और उसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये सारी तो हो गई हाई पेड एंड हाई डिमांड सेक्टर्स हो गए। अब ऐसे भी कुछ सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है बट उनकी सैलरीज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये आ गए एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, ट्रांसलेशन, लॉजिस्टिक्स, फॉरेस्ट्री। इन सब फील्ड्स के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सैलरी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, जबकि इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स देती हूँ ऐसे रैंडम जॉब पोजिशंस के अंदर, ताकि आप एक आइडिया बना सको अपने दिमाग में कि कितनी सैलरी होती है। फॉर एग्जाम्पल चांसलर, जो जर्मनी की चांसलर है वो 28,000 से 35,000 यूरोज कमाती है ग्रोस पर मंथ। डॉक्टर्स की एवरेज है 7,700 यूरोज, बैंकर्स 5,500 यूरोज, लॉयर्स 5,500 यूरोज, किंडरगार्टन टीचर्स 2,800 यूरोज, बस ड्राइवर्स 2,800 यूरोज, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सुपरवाइजर्स 2,500 यूरोज, और पर्सन हु डजंट अर्न एनीथिंग 1,200 यूरोज। जी हाँ, यहाँ पे आपको नई काम करने के भी पैसे मिलते हैं अगर आप यहाँ के सिटीजन हो या फिर आपके पास PR वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या डिफरेंस होता है ग्रोस सैलरी के अंदर और नेट सैलरी के अंदर, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ग्रोस सैलरी का मतलब होता है बिफोर टैक्सेस एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेट सैलरी का मतलब होता है आफ्टर टैक्सेस एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो आपके यहाँ पे जो सैलरी ऑन पेपर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जितनी आपके हाथ में आती है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगता है। सबसे पहले वो समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि टैक्सेस की क्लासेस क्या होती हैं, कैसे लगता है टैक्स। तो बेसिकली आपकी जो टैक्स क्लासेस होती हैं वो 4 है। वो डिपेंड करता है आपके स्टेटस के ऊपर कि क्या आप सिंगल हो या फिर डिवोर्स्ड बट सिंगल, मैरिड, मैरिड विदाउट किड्स, विद किड्स, और वन स्पाउस अर्निंग, वन डजंट अर्न, सिंगल पेरेंट। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है और इसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्सेस लगता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलीफ मिलता है। जिस टैक्स कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लगता है। बट एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि चर्च टैक्स। अगर आप एक चर्च के मेंबर नहीं हो तो आपको वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि चर्च टैक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि ये लगा लो 1,500 से 2,000 यूरोज पर साल का, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि इसके अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, तो ये सारी चीज़ें भी डिडक्ट होती हैं सोशल टैक्स के साथ में। उसके बाद आपको एक नेट सैलरी मिलती है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आपका कितना टैक्स लग सकता है। तो अगर आप महीने का 10,347 यूरोज कमा रहे हो तो आपका 0% टैक्स है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। फिर सेकंड कैटेगरी आती है, अगर आप 10,347 यूरोज से 62,810 यूरोज तक कमा रहे हो तो आपका जो टैक्स है वो 14% से 42% तक हो सकता है। वो जितना ज़्यादा हाई अमाउंट होगा उतने पे डिपेंड करता है। और अगर आप 2,810 से 2,77,825 यूरोज तक कमा रहे हो तो आपका जो टैक्स है वो 42% होगा। और अगर आप 2,77,825 यूरोज से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपका जो टैक्स है वो 45% होगा। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया हो कि आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। और ये 45% टैक्स, 42% टैक्स, इट्स अ लॉट, इट्स अ
लॉट ऑफ टैक्स। बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी होती हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी पहले एक वीडियो में के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि हम ये जो कैलकुलेट कैसे करें। तो मैं ना एक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे एक वेबसाइट है, मैं वो मेंशन करूँगी, वहाँ से आपको कोई भी सैलरी ऑफर करी गई है तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि अगर आपको ऑन पेपर इतना बोलेंगे तो आपको इन हैंड मिलेगा, तो उससे आप कैलकुलेट कर लेना। और ये एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, अगर कोई इंसान 5,000 यूरोज़ अगर उसको सैलरी मिल रही है तो उसका कट कुटा के 3,000 से 3,100 यूरो तक कमा पाओगे। फिर हम बात करेंगे ईयरली बेनिफिट्स। जो सैलरी होती है, सैलरी के अंदर ईयरली बेनिफिट्स भी आते हैं कुछ कुछ, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले दूसरी वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि वेकेशन मिलती है आपको, पेड वेकेशन 30 डेज़ की, तो उसका आपकी सैलरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, वो आपको अलग से दी जाती है पर एनम। फिर आपको दिया जाता है सिक लीव्स। सिक लीव्स पे अगर आप बीमार हो तो आपका या तो कंपनी पे करती है या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस ना हो और आप नॉर्मली 3-4 दिन के लिए वो बीमार हो रहे हो तो उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सैलरी पे इम्पैक्ट नहीं आता। फिर आपको मिलता है क्रिसमस बोनस, जो कि अप टू 1 मंथ सैलरी तक हो सकता है। कुछ कुछ कंपनी इतना भी ऑफर करती है और ऑफ कोर्स आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कितना क्रिसमस बोनस मिलेगा। फिर कुछ कंपनीज प्रॉफिट शेयर भी प्रोवाइड करती हैं कि अगर उनका टारगेट पूरा हो जाए एक प्रोजेक्ट का, उसके बाद जो उनका प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर वो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट शेयर का भी एक हिस्सेदारी बना सकती हैं। अब मैं आपको जनरल कुछ टिप्स या सजेशंस लगा लो इन सब चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ 1-2 चीज़ें कि अगर सबसे पहले जो आपकी जो सैलरी होती है ना, ये रीजनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, कि मतलब कि अगर आप जितना आप वेस्ट के अंदर कमा रहे हो उतना आप ईस्ट के अंदर नहीं कमा पाओगे। जैसे कि वेस्ट के अंदर आपका आ गया फ्रैंकफर्ट, बवेरिया, ये सारी जगह आ गई, और उसके अंदर ईस्ट के अंदर आपका आ गया लोअर सेक्सनी, जैसे कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो इनके अंदर कम पैसे मिलते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि जितने लोग फ्रैंकफर्ट के अंदर कमाते हैं उतना बर्लिन के अंदर नहीं कमा सकते, इवन दो जो पोजीशन है वो सेम है, लेकिन आपका ऑफिस कहाँ पे है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो सैलरी है वो डिफ़र कर सकती है। फिर हम बात करेंगे बहुत सारे लोग ना ऐसे ना, कभी भी उनको अपनी सैलरी वगैरह कैलकुलेट करनी होती है तो INR के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं, यूरोस के अंदर, जो कि सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया के अंदर कन्वर्ट करके देख रहे हो तो इंडिया के अंदर तो 250 या 300 रुपये के 1 किलो टमाटर तो नहीं आते हैं ना, जो कि यहाँ पे आते हैं। और मैं आपको इससे एक फ़नी चीज़ बताती हूँ। जब मेरी ना दादी यहाँ पे आई थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि धनिया लेके आते हैं, क्योंकि धनिया से ना बहुत सब्जी बनती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम बाहर धनिया लेने गए। धनिया जो आता है आपको 5-10 रुपये का, वो यहाँ पे जो था वो आई थिंक 300 रुपये का था, और 280-300 रुपये का कुछ था। और मेरी दादी तो शौक में ही चली गई, कहती नहीं नहीं नहीं, धनिया लेने की जरूरत नहीं है, बिना धनिया के भी सब्जी बन सकती है, बहुत अच्छी सब्जी बन सकती है, हमें धनिया नहीं लेना। तो फिर मेरे कहने का मतलब इतना सा यही है कि इतना ज़्यादा आइडिया आपको नहीं मिलता, क्योंकि लिविंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिल्कुल ही बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। तो उस तरीके से बिल्कुल उस पर सोलली बेस करके सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे वाह, मतलब इतना ऑफर कर रहे हैं, 50,000 ऑफर कर रहे हैं, मतलब कि 47 लाख 48 लाख तक ऑफर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी होगी, मैं इतना सेव कर लूँगा। तो उतना थोड़ा सा ये चीज़ को मान के चलें कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। फिर हम बात करेंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो टैक्सेस डिडक्ट होते हैं उसके अंदर सिर्फ टैक्सेस होते हैं और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। नहीं, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं आपको कैलकुलेट जब आप करते हो नेट, वो दोनों चीज़ें को डिडक्ट करके ही आपको नेट मिलती है, उसके बाद में आपको इसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। फिर बहुत सारे लोगों से ये चीज़ पूछी भी है ऑलरेडी कि भाई US जो है वो बेटर है या फिर जर्मनी बेटर है। तो ऑफकोर्स US के अंदर जो सैलरी अगर आप कंपेयर करोगे तो US की सैलरीज जो होती है वो बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जर्मनी से डिफ़र करती हैं। बट ऑफकोर्स वहाँ पे सैलरी के साथ साथ लिविंग कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आप इतना ज़्यादा सेव नहीं कर सकते हो ओवरऑल। ऊपर से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा बेटर है US से, ये तो सभी को पता है ये सारा फैक्ट। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, सोलली सैलरी के ऊपर मत जाना, हर चीज़ का रिसर्च करके उसके बाद भी अपना डिसीजन बनाना मैं आपको एडवाइस करूँगी। लास्ट टॉपिक आता है आपका फेवरेट टॉपिक कि मेरी सैलरी कितनी है, कि मैं कितना कमाती हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, कैटेगरी वाइज जाते हैं कि सैलरीज पे कैसे इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले मेरी एजुकेशन जो है मेरी मास्टर्स करी हुई है मैंने, तो मैं हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के अंदर आती हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस मेरे पास ऑलरेडी 2 साल का था, बट वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्पेशलाइजेशन करी है यहाँ पे लॉ के अंदर, IT लॉ के अंदर। तो मैंने वहाँ पे IT लॉ में कभी काम नहीं किया था। इस कंपनी के अंदर मैं एज अ फ्रेशर गई हूँ। मैंने C1 ऑलरेडी जर्मनी आने से पहले करी थी, तो उससे मेरी सैलरी पे ऑफ कोर्स अफेक्ट पड़ा है। अभी आपको पता है कि रीजनल डिफरेंस आ जाता है वेस्ट ईस्ट के अंदर। मेरा जो ऑफिस है वो फ्रैंकफर्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो मेरी जो सैलरी है वो वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा है, और मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ।
तो मेरी सैलरी वेस्ट वाली है, बट मेरी लिविंग कॉस्ट जो है वो ईस्ट वाली है, जो कि मेरे लिए एडवांटेज है। एग्जैक्ट नहीं बता रही मैं, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। मैं 50,000 यूरो से 60,000 यूरोज के बीच में कमाती हूँ, जिसके अलावा मेरे को बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑफकोर्स क्रिसमस बोनस, और मेरे को प्रॉफिट शेयर भी है फॉर द प्रोजेक्ट्स वी डू। तो बस यही मेरी सैलरी थी। काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं सेविंग कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और मेरे को रेंट अपनी इस सैलरी के अंदर मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस मेरी कंपनी पे करती है, तो मेरे को सिर्फ रेंट, अपना फूड एक्सपेंस देखना होता है, जो कि ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, और ऊपर से मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत छोटी सिटी के अंदर रहती हूँ, तो मैं काफ़ी हद तक जो है वो सेविंग कर पाती हूँ। तो ये था सारा मेरे बारे में। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं जा रही हूँ, धूप भी आ गई यार, मैं थक गई बोल बोल के, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है। अब मैं जा रही हूँ, मैं तो सोऊंगी आराम से। आप करो जो करना है आपको, ठीक है। आई होप कि जो आपकी दिवाली है वो बहुत 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 अच्छी जाए। इन केस अगर मैं आपको विश ना कर पाऊँ और मैं कोई वीडियो ना डालूँ, तो इन केस हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड हैप्पी भाई दूज। और जब आप पूजा करो तो भगवान से मेरे लिए भी दुआएं मांग लेना, मेरे लिए भी अच्छी अच्छी बातें करना, क्योंकि मैं तो कोई पूजा कर नहीं पाऊंगी। यहाँ पे कोई मंदिर वंदिर तो है नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं करना है यार। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे ना आके ना लाइफ तो ना बहुत ज़्यादा लोनली तो हो जाती है, ये बात तो फैक्ट है। बट शायद इसके लिए मैं और कोई वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ पे क्या क्या फील होता है। मेरी चोटियाँ देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है बताना आप लोगों को कि यहाँ पे क्या क्या फील होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो आप दिवाली मना रहे हो घर पे, और आप बनाएं, अच्छे से बनाएं। और तब तक जितना हो सकता है ये दिवाली वाले दिन जो है, ये फेस्टिविटीज़ जो है इंजॉय कर लें, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे आ जाओगे तो बस कुछ नहीं होता। आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, और मैं भी अपना अच्छे से ध्यान रखूँगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।